नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 9 है। इसके बाद एक मॉक टेस्ट हो रहा है। उसके बाद आपको पता ही है 11 मई को तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाना है। पहले प्रैक्टिस सेट भी कराएं, अब मॉक टेस्ट की हमारी ये श्रृंखला है। प्रत्येक मॉक टेस्ट में, जैसा आप सभी को पता है, 150 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 4, नगरीय बस सेवाओं का संचालन उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में किया जाता है? तो 12 नगरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 2012 को हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को हुआ था। जैसा आप सभी को पता है, यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी हम कह देते हैं, और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। जिसकी दूरी की बात करी जाए तो 165 किलोमीटर इसकी दूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई है? तो ये रखी गई है 18 दिसंबर 2021 को। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे जो है अभी पूर्ण तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है, पर उम्मीद है 2025 के लास्ट तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल हाईवे 44 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो सही आंसर वाराणसी हो जाएगा। ये आगरा, ललितपुर और झांसी से होकर गुजरता है जो नेशनल हाईवे 44 है। बाकी वाराणसी से नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हाईवे 219 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? देखिए, नेशनल हाईवे वो हाईवे होते हैं जो एक से अधिक राज्यों में फैले हुए होते हैं, उन्हें नेशनल हाईवे कहते हैं। और जो एक राज्य में ही सिमट जाते हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कह देते हैं। तो नेशनल हाईवे 219 की यूपी में इन्होंने लंबाई पूछी है, तो 5 किलोमीटर लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग 227 ए की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 218 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 128 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो किस जिले से नहीं गुजरता? ये प्रतापगढ़ से नहीं गुजरता, बाकी सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली से ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 730 ए की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 109 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है वो नेशनल हाईवे 12 है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इन सभी के नाम चेंज किए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है, यही क्वेश्चन बन सकता है कि पुराना क्या नाम था और नया क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के समय पक्की सड़कें थीं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के समय पक्की सड़कों की लंबाई पूछ ली। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 15,113 किलोमीटर। तो आप याद रखना इसे, क्या 15,000 जो है सड़कें थीं, 15,000 किलोमीटर की सड़कें थीं जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तो यूपी में इतनी दूरी की सड़कें थीं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1973 में।
क्वेश्चन नंबर 17, जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन में सहायता प्रदान करती है। तो जिला स्तर पर जो ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन में सहायता कौन प्रदान करती है? PNDR, NRRDA या VNRRD? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NRRDA। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास कितनी किराए की बसें थीं? तो 2400 किराए की बसें थीं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें प्रमुख रूप से निर्मित करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो यूपी की बसें बनती हैं वो कौन बनाते हैं? तो टाटा और अशोक लीलैंड द्वारा ये बसें बनती हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर नियमन का शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो वो प्रमुख सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर अनुज्ञापत्र दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होगी? तो हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास। अगर आप उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर बनना चाहते हो रोडवेज के, तो आपको जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान समय में भारत कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं? भारत में जो है वर्तमान समय में कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं? तो 1.30 मिलियन और 1.23 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 22, परिवहन क्षेत्र के कुल उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कितना है? तो इसका योगदान है 15%। क्वेश्चन नंबर 23, फेम इंडिया योजना के पहले चरण की अवधि रही है। तो फेम इंडिया योजना की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बतानी है, मैंने आपको बता रखी है। ये 2 चरणों में लागू हुई थी योजना। पहले चरण में जो ये लागू हुई थी उसका इन्होंने पूछा है। तो 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी और 31 मार्च 2019 तक ये लागू रही थी। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक वाहन से निम्नलिखित लाभ हैं। इलेक्ट्रिक वाहन से क्या लाभ होते हैं? तो ऊर्जा विविधता एवं सुरक्षा में, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन में, शहरों की भीड़भाड़ को कम करने में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, वाहनों के निकास से वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित को फिट किया जाता है। तो उत्प्रेरक परिवर्तक को फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की स्थापना हुई थी? तो वायु या रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? 6 श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉग क्या है? तो एक प्रकार का बाहरी प्रदूषण भी है, धुआं भी है, कोहरा भी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण और वन मंत्रालय कब अस्तित्व में आया? तो 1985 में। क्वेश्चन नंबर 32, घर में हवा को साफ करने के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए? एरिका पाम, मनी प्लांट या गोल्डन पोथोस या सभी? तो सभी।
इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आप इन तीनों में से जो भी पौधा लगाओगे वो आपके एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करेगा। आपके आसपास के क्षेत्र को जो हवा दूषित हवा होगी उसे साफ करने के काम करेंगे ये जो पौधे हैं। और ये जो पौधों के मैंने बात बताई है ये ज़्यादा आपको शहरों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाँवों में तो आपने देखा भी होगा बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं, पर शहरों में नहीं लगा सकते बड़े पेड़ क्योंकि इतनी जगह नहीं होती। तो वो मनी प्लांट जैसे जो पौधे वो लगा लेते हैं, तो उससे फ़ायदा रहता है उन्हें। जो प्रदूषण होता है वो भी कम होता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, प्रदूषण वृद्धि या पशु हत्या? तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाए तो वाहन निर्माताओं को नए वाहन की खरीद पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो 5% की छूट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो सरकार को कितना जीएसटी आएगा? करीब 40,000 रुपये। यानी 40,000 रुपये का सरकार को बेनिफिट होगा अगर कोई पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियों को खरीदेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैक कार्बन का मापन किस उपकरण के सहायता से की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा एथेलोमीटर। क्या? एथेलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि मॉनिटरिंग कहाँ नहीं लगाए गए हैं? तो चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में लगाए गए हैं पर प्रयागराज में नहीं लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना है? क्वेश्चन नंबर 38 है, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 39, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर किसे दोषी माना जाएगा? अगर कोई नाबालिग है और वो गाड़ी चला रहा है तो उस समय पर किसे दोषी माना जाएगा? वाहन मालिक को या अभिभावक को या उपयुक्त दोनों को? तो उपयुक्त दोनों को, क्योंकि वाहन मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि उसका वाहन कोई भी ऐसे ना चलाए, और उसके बच्चे के अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा वाहन ना चलाए अगर उसके पास डीएल नहीं है तो। और आपको पता है डीएल 18 की एज से पहले डीएल नहीं बनता अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी का लाइसेंस बनवाना चाहोगे, डीएल बनवाना चाहोगे तो। क्वेश्चन नंबर 40, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर वर्तमान समय में कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगा जाएगा वर्तमान समय में। अगर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल पर फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हो तो 5,000 का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे राजमार्ग जिस पर चलने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण में रखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें एक्सप्रेसवे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सीमा सड़क संगठन बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और बीआरओ का जो काम होता है वो होता है जो सीमावर्ती इलाके होते हैं वहाँ पर सड़कें बनाने का काम होता है, ताकि जो हमारी आर्मी है उसे आने जाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 43, आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रही हैं, सामने किसी अन्य वाहन को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? लो बीम हेडलाइट को चालू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सभी मोटर वाहन का बीमा होना चाहिए एलआईसी से, एसबीआई से, बजाज एलियांज से या थर्ड पार्टी बीमा से?
तो थर्ड पार्टी बीमा से। क्वेश्चन नंबर 45, अस्पताल के सामने पार्किंग करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। आप अस्पताल के सामने मंत्री हो, डॉक्टर हो, अस्पताल के मालिक हो, आपको परमिशन नहीं होगी। यानी हॉस्पिटल के सामने पार्किंग नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सफ़ेद नंबर प्लेट जारी किया जाता है तो निजी वाहनों के लिए, जो निजी वाहन होते हैं उनके लिए सफ़ेद नंबर प्लेट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का होता है? तो वृत्तीय आकृति का होता है। यानी अगर वृत्तीय आकृति में कोई संकेत लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपको वो कार्य करना ही है, आपके लिए अनिवार्य है। जैसे इस तरीके से वृत्त की आकृति में और उस पर लाल रंग से पोता हुआ हो या फिर उस पर स्टॉप लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब है कि आपको उस समय रुक जाना है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, जब ट्रैफिक लाइट पीली दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को धीमा करें और रोकने की तैयारी करें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, वाहन का पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में। क्वेश्चन नंबर 50, चौराहे पर रुकते समय किस ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए? तो केवल अपने सामने के ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, पुलिस अधिकारी द्वारा नेक व्यक्ति से पूछताछ कितनी बार में पूरा करना चाहिए? तो एक बार में। क्वेश्चन नंबर 52, वाहन को कितने समय तक लगातार रोकना पार्किंग कहलाता है? यानी अगर आपका जो वाहन है वो 3 मिनट या 3 मिनट से अधिक रुकता है तो वो पार्किंग की श्रेणी में आ जाएगा। आपने देखा भी होगा जब सड़क के किनारे आप वाहन खड़ा कर देते हो, अगर वो 3 मिनट से ज़्यादा वाहन खड़ा रह जाए तो बड़े शहर जो हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर, लखनऊ जैसे शहर, तो उसे टो करके ले जाते हैं वाहन को। अगर कहीं पर पार्किंग क्षेत्र नहीं है सड़क के किनारे और आपने अपने वाहन को पार्क कर दिया और 3 मिनट या उससे ज़्यादा हो गए तो वो वाहन टो कर लेंगे। 3 मिनट तक टो नहीं किया जाता वाहन, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 53, आप एक संकीर्ण पुल की ओर जा रहे हैं और एक अन्य वाहन पुल पर सामने से प्रवेश करने वाला है, आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले आने वाले वाहन को पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश 2017 में सड़क सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था? तो ट्रॉमा केयर सेंटर्स की स्थापना, जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन, स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम सड़क सुरक्षा शिक्षा शामिल करना, उपयुक्त सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर उपयुक्त सभी आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना तो लगा देना, अगर आपके क्वेश्चन याद ना हो तो। 99% है, 99% पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, दुर्घटना होने के पश्चात सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यानी जो सामान्य व्यक्ति है दुर्घटना होने के पश्चात तो उसे क्या करना चाहिए? दुर्घटना स्थल पर किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से घबराना नहीं चाहिए, पुलिस को सूचित करें। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने पर अगर आप
दुर्घटना में किसी पीड़ित की मदद करते हो तो मेडिकल खर्च वहन करना होगा नहीं करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ेगी, ये आपकी मर्जी है। अस्पताल में रुकना पड़ेगा नहीं। मदद करने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मदद करने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, आयताकार संकेत संबंधित हैं। इस तरीके से अगर कोई इस पर कुछ लिखा हुआ है तो ये संकेत जो देते हैं वो देते हैं जानकारी के लिए। आयताकार या फिर वर्गाकार संकेत जो होते हैं ये जानकारी देने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इंजन चालू करने से पूर्व की जाने वाली जांच क्या है। आप गाड़ी का इंजन चालू कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी गाड़ी चालू कर रहे हो, कहीं आपको जाना, तो सबसे पहले इंजन तेल का स्तर देखोगे कि तेल कितना है। शीतलक या कूलेंट का स्तर देखोगे, बैटरी चार्जिंग स्तर देखोगे। अगर आप ईवी वाहन चलाते तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, वाहन चलाने के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो पेट भरा रहने से नशा धीरे धीरे चढ़ता है। देखिए, अगर आप वाहन चला रहे हो और आपने दारू पी ली, तो जब आपने खाना खा रखा और उसके ऊपर से दारू पी लेते हैं तो हमें क्या होता है कि हम नशे की तरफ को बढ़ते चले जाते हैं, यानी धीरे धीरे नशा हमारे सिर पे चढ़ना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, हरित परिवहन से आशय क्या है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 61, परिवहन के क्षेत्र में जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। यानी परिवहन के क्षेत्र में अगर जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है तो किस लिए किया जा सकता है। वाहनों के स्थान और वाहनों की प्रदर्शन निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, परिवहन विभाग ने अपने नवीनतम संस्करण सारथी 4.0 को किस अवधि के बीच अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया था। तो अक्टूबर 2016 से मई 2018 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 63, बीएच सीरीज नंबर प्लेट के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। यानी बीएच सीरीज नंबर प्लेट के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो आधिकारिक पहचान पत्र और वर्किंग सर्टिफिकेट फॉर्म 60 जो है उसकी ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, बीएच सीरीज नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन किस गाड़ियों के लिए होता है। पुरानी गाड़ियों के लिए, नई गाड़ियों के लिए, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी पुरानी गाड़ियों के लिए भी होता है और नई गाड़ियों के लिए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 65, एचएसआरपी नंबर प्लेट किस धातु से बनी होती है। तो यह एल्युमिनियम से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाहन मालिकों को एचएसआरपी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है। तो bookmyhsrp.com, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में किस वर्ष भारत चरण थर्ड मानदंड लागू किया गया था। तो 2010 में। यानी भारत चरण थर्ड जो है इसको बोलते हैं BS थर्ड। BS थर्ड यानी भारत स्टेज भी बोल देते हैं इसको थर्ड। अभी वर्तमान समय में जो चरण लागू है वो भारत चरण 6 लागू है। क्वेश्चन नंबर 68, वाहन पीयूसी प्रमाण पत्र में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी होती है। तो वाहन पंजीकरण संख्या, पीयूसी प्रमाण पत्र क्रमांक,
और जी ऑप्शन देख लेते हैं। उत्सर्जन परीक्षण की तिथि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये तीनों विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार के किस नियम के तहत पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है? तो मोटर वाहन नियम 1989। क्वेश्चन नंबर 70, उल्टा लाल रंग के त्रिकोण से संकेत क्या मिलता है? तो मार्ग देने के लिए, अगर इस तरीके से संकेत चिन्ह है त्रिकोण तरीके से और लाल रंग से, तो उसका मतलब ये है कि वो मार्ग देने को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो अनुचित और अत्यधिक गति, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात का कमजोर नियमन और प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, अनुकूलित वाहन का अर्थ क्या है? तो विशेष रूप डिजाइन व निर्मित वाहन, शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने से व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो उसे क्या करें? बाईं करवट में लेटाएं। क्वेश्चन नंबर 74, इस तरीके का संकेत चिन्ह है, इस यातायात संकेत से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है नो ओवरटेकिंग, यानी ओवरटेक ना करें। क्वेश्चन नंबर 15, इस सड़क चिन्ह का क्या अर्थ है? गिव वे, इस तरीके से लिखा हुआ मैंने अभी बताया है, तो रास्ता दें, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 76, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि आगे सकरा पुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, गुड समैरिटन क्या है? तो वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, उसे गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, यातायात चिन्हों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, यह चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है यह जो चिन्ह है? ओवरटेक कर सकते हैं, यानी इस तरीके से अगर सड़क के बीचों बीच में पट्टी है, बीच बीच में जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि आप वाहन को ओवरटेक कर सकते हो अगर रास्ता खाली है। तो अगर पट्टी पर बीच में जगह नहीं है, पूरी पट्टी इसी तरीके से है, तो इसका मतलब है आप वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 80, इस येलो लाइन का क्या अर्थ है? यानी यह जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, ये प्रदर्शित करता है। अस्सी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर होरमासजी फिरोज शाह तुगलक, यानी सर एच फिरोज शाह मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 11.34% की वृद्धि हुई।
क्वेश्चन नंबर 83, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 84, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सितंबर 2002 में ये योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है, ये उत्तराखंड का जिला है। बाकी अमेठी, बस्ती, मेरठ ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। यानी मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम धनपत राय भी है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 89, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था? तो वह भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था, जो वर्तमान समय में लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो बस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी फैज़ाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और मऊ से गुजरेगा। देखिए, अयोध्या का जो पहले नाम था वो फैज़ाबाद था, पर वर्तमान समय में अयोध्या हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश से स्थित है। यानी पूछा गया है इन्होंने, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? तो नोएडा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित हैं? तो ये वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 98, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस चीज का उत्पादक है? तो शुद्ध देसी घी का। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी फसलें, खरीफ और जायद, ये तीनों टाइप की फसलें उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? तो सबसे ज़्यादा यूपी में किस चीज़ की पैदावार होती है? तो खाद्यान्न की पैदावार होती है। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं में यूपी पहले स्थान पर है। चावल हो गया, चावल में दूसरे स्थान पर यूपी है। तो खाद्यान्न फसलें जो होती हैं
इनकी पैदावार यूपी में सर्वाधिक होती है। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 1, CMOS का पूरा नाम क्या है? बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इन्होंने पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर माना है और यह सही भी है। पर ऐसे क्वेश्चन को जब हम वहाँ पर करेंगे तो हिंदी में ना देख के करें, क्योंकि चीज़ों को रटो मत ना, चीज़ों को देख के समझो और क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा मिलेगा, जो भी फुल फॉर्म होगी उनका। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो करने हैं वो इंग्लिश की मदद से करने हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? जब मुफ्त प्राप्त हो सकता है तो वो फ्रीवेयर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। यानी जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का कौन सा ऐसी चीज़ है जो उदाहरण नहीं है? तो आपने सुना होगा पावर पॉइंट और कोरेल ड्रा, तो आपने सुन ही रखा होगा। मैक्रोमीडिया भी होती है पर फॉक्स प्रो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे वीडियो नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेते, एलईडी नाम से नहीं जानते, सीपीयू नाम से नहीं जानते, सीसीटीवी नाम से नहीं जानते, तो वीडियो ही बचा। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे इनपुट डिवाइसेस में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नथानियल बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 10, पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वेब प्रकाशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आमुख पृष्ठ या होम पेज कहा जाता है। अभी आमुख पृष्ठ तो मतलब एकदम से, मतलब जब इंग्लिश को ट्रांसलेट किया जाता है ना गूगल की मदद से हिंदी में, तो उसका डिफ़िकल्ट वर्जन ही निकल के आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में करोगे समझ जाओगे। होम पेज तो आप सभी जानते हो पर आमुख पृष्ठ नहीं जानते होगे। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है? तो 110। क्वेश्चन नंबर 14, ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है।
तो वो 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या? ये इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस इसका पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। तो मोज़ेक। मोज़ेक जो है एक वेब ब्राउज़र है, पहली चीज़ तो यही याद करना है, और ये नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 19, उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण या वर्जन है? तो ये लिनक्स के वर्जन हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस में स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो 13 लैंग्वेज को उमंग ऐप सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, DFT का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 24, POS है, तो इसमें भी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। पोस की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक कोरेस्पोंडेंट कौन है? तो एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो उद्यम पूंजी निधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? तो एक गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 28, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासकॉम ने लॉन्च किया है फ्यूचर स्किल पोर्टल को, नेस्कॉम ने। क्वेश्चन नंबर 29, वह क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस का परीक्षण होता है, वो है कॉग्निटिव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो? तो ILP। क्वेश्चन नंबर 31, AI के 5 बड़े विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? धारणा, सामाजिक प्रभाव या मानव AI इंटरेक्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण और कमजोर दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उल्लेखित सभी। क्वेश्चन नंबर 33, मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? तो वो नियमितीकरण है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता का माप है?
तो समूहों के भीतर वर्गों का योग। क्वेश्चन नंबर 35, छिपे हुए पैटर्न या अज्ञात सहसंबंध बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या है? तो वो है डेटा माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट के प्रसार की माप है? तो मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 37, आईओटी डाटा में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वाईफाई एच विशेष रूप से इसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो कम डाटा दर, लॉन्ग रेंज सेंसर और कंट्रोलर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस ए दबाएं और फ़ॉन्ट मेनू में चेंज के सूची से अपर केस विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 40, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो एक वर्कशीट होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि बाद में जो वर्कशीट होती हैं वो हम बना सकते हैं, पर एक वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 होती हैं, पर यहाँ पर बात की है कि कम से कम वर्कशीट एक होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, और वैसे आप कितनी भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करती हैं? तो फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ऑटोफिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। तो उसे भौतिक मशीन और आभासी मशीन यानी फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलोग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो SWI प्रोलोग, यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, साटा का संक्षिप्त नाम क्या है? तो साटा का जो संक्षिप्त नाम है वो है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दोस्तों, मैं एक क्लास लेके आऊँगा, बहुत जल्द मिल जाएगी आपको। मतलब आज आपको क्लास मिल जाएगी एक, जिसमें जो भी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं ये सभी मिल जाएंगी, जैसे साटा हो गया या फिर ABS हो गया। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी वो सभी मैं आपको करा दूंगा। यानी मुश्किल से 25 से 30 मिनट की वो क्लास होगी, उसे देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर सहायित शल्यक यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो रोबोटियस शल्य प्रणाली यानी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49,
CS का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो पूर्ण रूप होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने अभी बताया था आपको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का पूर्ण रूप है। ये क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है कि जो भी पेपर आपका इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का बनेगा वो सारा यहीं से छप जाएगा। आप भरोसा रखना, और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे। अगर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, जितने समय से हमने तैयारी शुरू की है, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है उस चीज़ से। धन्यवाद दोस्तों।